नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। पाक रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। कुछ फुटेज भी सामने आई है पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस प्रमुख और गृह सचिव को तलब किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे कौन है, इस बात का जल्द पता लगाया जाए। जज ने कहा है कि अगर जांच में गिरफ्तारी के पीछे प्रधानमंत्री और मंत्रियों के संलिप्त होने की बात पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा यही चल रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में सामूहिक रूप से मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी बजरंग दल का साथ देने का ऐलान किया है। बजरंग दल ने इसे हनुमान शक्ति जागरण अभियान नाम दिया है। और आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर बैन से शुरू हुई सियासत अब बजरंग बली पर आ गई है। राजधानी दिल्ली में भी बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। और इधर बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। एक दोषी के गायब होने से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने दोषी के लिए 2 गुजराती अखबारों में पब्लिक नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में कहा जाएगा कि अगर दोषी अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं होगा तो एक पक्षीय कार्रवाई होगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए टाल दी है। राज्य सरकार ने सुनवाई टालने का आग्रह किया था। इस दरमियान नई नीति के आधार पर कोई भी दाखिला या नौकरी में भर्ती नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट का ध्यान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की ओर दिलाया जिससे उन्होंने कहा था कि हमने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन हो तो ऐसे सार्वजनिक बयान नहीं दिए जाने चाहिए। आपको बताते चले कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण के प्रावधान को खत्म कर दिया था। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और आदर्श शर्मा अभिनीत फिल्म द केरल स्टोरी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। देश फिल्म की बदौलत एक बार फिर 2 पक्षों में बंट गया है। जहां कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वहीं कुछ इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस बीच अब द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर के चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। दरअसल केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर के अंतरिम आदेश जारी किया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए इस मामले को 15 मई की लिस्टिंग में जगह दी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 15 मई को सुनवाई की बात कही है।
फिल्म द केरल स्टोरी 5 मई को रिलीज हो गई है। मूवी को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघर पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिल्म को लेकर के विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां देश में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो वहीं बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म थिएटर तक पहुंच ही नहीं पाई है। वहीं महाराष्ट्र में भी अब फिल्म को लेकर के राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि फिल्म में सब झूठ दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म निर्माता को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। महाराष्ट्र में प्रभावित बांधों की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन को बेहद गंभीर दिखाई दिया जा रहा है और बांधों की उपेक्षित स्थिति के प्रति जागृत करने के लिए मोरिया गोसावी मंदिर देउलमला चिंचवाड़ में 1001 अभिषेक का आयोजन किया गया और सरकार को यह चेतावनी दी गई कि बांध सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सभी बांधों की हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सामाजिक कार्य बांध सुरक्षा अखिल भारतीय दीपक बच्चे पाटिल ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस बांध पर निर्णय और बांध सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ कंटिन्यूस गवर्नमेंट प्रशासन इनको फॉलो कर रहा हूँ डैम सेफ्टी के लिए, लेकिन मैं अकेला काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी आज मेरे हजारों साथी मेरे साथ है, उनको जो डैम की जो रियलिटी है टोटल मैं आज कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ और वो भी प्रूफ के साथ में। आज के जो भी डैम्स है वो कैंसर पेशेंट है, फर्स्ट स्टेज कैंसर पेशेंट है। अभी से अगर शासन ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो 25-40 साल में ये डैम थर्ड पेशेंट कैंसर पेशेंट के हिसाब से ये टोटली फेल हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई आ रहे हैं। वो एयरपोर्ट से सीधे मातोश्री जाएंगे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। इस बात की भी संभावना है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। उद्धव से मिलने के बाद वो शरद पवार के घर भी जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा देश के कई दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात वो कर चुके हैं। खबर बिहार से है, जहां तीसरे चरण के तहत होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के सहरसा नगर निगम क्षेत्र के 46 वार्डों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेयर, उपमेयर और वार्ड पार्षद उप विकास आयुक्त के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं और इसके लिए सहरसा विकास भवन परिसर में नामांकन के लिए कई स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ ही हेल्प डेस्क का भी काउंटर लगाया गया है, जिस पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। प्रपत्र 11 में उसका प्रकाशन भी कर दिया गया है, उसी की तैयारी चल रही है। और अंतिम नामांकन वापसी की तिथि कब होगी, कब तक ये वापस कर सकते हैं? वो सब देख लीजिए, कर दिया, प्रकाशित कर दिया गया है। किस तरह की व्यवस्था की गई है सर यहाँ पर? फुल प्रूफ व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हो गया है। कथावाचक बाबा बागेश्वर और कर्नाटक चुनाव को लेकर के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल पहुंचाने के उद्देश्य और नफरत के लिए पटना आ रहे हैं, तो उनका विरोध स्वाभाविक है। इसके साथ ही बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ की सर्किट हाउस में पानी में डूबने से हुए 4 परिवार के आश्रितों को आपदा के तहत 4 लाख का चेक प्रदान किया है। भविष्यवाणी उनको मुबारक हो। भविष्यवाणी जो लोग कर रहे हैं वही लोग, जिनके लिए कर रहे हैं वही लोग घबराए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेके नीचे के नेता लोग सब घबराहट में हैं। इसलिए घबरा रहे हैं कि बिहार की जनता और देश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि 2024 भाजपा से भारत मुक्त होगा। उसके लिए पूरी योजना बन चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार देश के सभी विपक्ष के नेताओं को एक करने में लगे हैं। ये सबसे बड़ा घबराहट।
और ग्रेटर नोएडा से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कुलेसरा गांव में एमएलसी की जमीन पर कब्जा किया गया। दबंगों ने कब्जा कर निर्माण कार्य किया चालू। जिला प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन की अनदेखी से अवैध कब्जा चल रहा, निर्माण कार्य भी चल रहा है और यहां पर प्रशासन किसी भी तरह से कोई भी किसी प्रकार का एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी है। फिर आखिरकार सवाल उठता है कि आखिरकार जानकारी होने के बावजूद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। प्रशासन की अनदेखी से अवैध कब्जा चल रहा है और निर्माण कार्य भी चल रहा है। कुलेसरा गांव में एमएलसी की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। वो इसलिए क्योंकि जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी है, बावजूद इसके वहां पर अवैध निर्माण चल रहा है, कब्जा चल रहा है और इसको लेकर के अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिला प्रशासन का इतना ढिलमुल रवैया आखिरकार क्यों है, क्यों आखिरकार किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया और किसके तहत यहाँ पर अवैध कब्जा होने दिया जा रहा है। क्या जो अवैध कब्जा करने वाले हैं उनके साथ मिलीभगत है जिला प्रशासन की, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तमाम ये प्रश्न मुंह बाए खड़े हैं। ललित पंडित हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ ग्रेटर नोएडा से फोन लाइन पर। ललित पंडित, जिला प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी वहां पर कब्जा भी चल रहा है, अवैध निर्माण का कार्य भी चल रहा है, इसके पीछे मकसद क्या समझा जाए जिला प्रशासन का? जी बिल्कुल, एक बड़ा मामला है जहाँ पर एक खसरा नंबर 570 जो कुलेसरा गांव का है, ये एमएलसी जमीन है, सरकारी जमीन है जिस पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि इसकी जानकारी बीते 3 दिनों से जिला प्रशासन को है, उसके बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो भ्रष्टाचार आगे चल करके एक बड़ी अगर इस पर इमारत बना ली जाए और ये सरकारी जमीन है, तो उसके बाद में अगर उसमें कोई कॉलोनी काट करके जिस तरह से बीते दिनों में देखा गया है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, अगर इस तरह के यहाँ पे निर्माण कार्य कर लिया जाएगा तो उसके बाद में जब इसमें जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। ऐसे में जब अभी करंट में निर्माण कार्य यहाँ पर सरकारी जमीन पर लोगों ने करना शुरू किया है, उसी समय पर जिला प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि प्रशासन की मिलीभगत से ये पूरा काम जो अवैध निर्माण और जो कब्जा किया जा रहा है सरकारी जमीन पर, वो कार्य चल रहा है। अभी इसी संबंध में हमने डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया। डीएम साहब ने बताया कि उनकी तरफ से एसडीएम सदर को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जी ठीक है, इस पर कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया ललित। और खबर जौनपुर जिले से है, जहां एसपी अजयपाल शर्मा द्वारा 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ में आयोजित 71वीं इंटरजोनल उत्तर प्रदेश पुलिस प्रतियोगिता में टीम वाराणसी जोन की तरफ से प्रतिभाग किया गया और इस दौरान खिलाड़ियों को मेडल पहना करके बधाई और शुभकामनाएं दी गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एसपी अजयपाल शर्मा ने पुरस्कृत किया है और कई खेल प्रतियोगिताएं रखी गई थी जिसमें खिलाड़ियों को मेडल पहना करके बधाई दी गई, उनकी हौसला अफजाई की गई। उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 आयोजित किया जाना है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषिक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस मौके पर बोलते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से साल 2023 को मिलेट साल घोषित किया गया है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में मंडवा, कोदा और अन्य मोटे अनाजों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार उन महिलाओं से मंडवा क्रय करेगी और जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का एमएसपी 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया है। मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं। लक्सर में निवासी और भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत की, जहां चौधरी कीरत सिंह ने कहा बीजेपी में उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले बीएसपी के चौधरी राजेंद्र सिंह से उनका साथ बेहद पुराना रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में किसान हित में उनके द्वारा सत्ता पक्ष के रूप में बीजेपी में अन्य दिग्गजों के साथ सदस्यता ग्रहण की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा बिना किसी शर्त और वादे के अलावा बिना पद प्रतिष्ठा और लालच के बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की गई है। लोकसभा चुनाव की तो चलो अलग बात रही। जैसे चौधरी राजेंद्र सिंह का मेरा इकट्ठा छात्र है, उनका बीजेपी में जाने को मन था, पता नहीं क्या बात थी, पार्टी से बीएसपी पार्टी से कोई मन उग गया था उनका, क्या बात थी। मैं तो किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक जगह परेशानी हो रही थी। अब कोई भी काम अगर हो, किसानों का हो या किसी भी चीज का हो, उसमें थोड़ी परेशानी होती जब एक तालमेल हो, चाहे पार्टी का हो, जैसा सत्ता पक्ष की पार्टी है बीजेपी पार्टी। तो इसी वजह से मैंने पार्टी चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ में ज्वाइन की। ज्वाइन करने के साथ में मैं सोचता हूँ जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं या इलाके की समस्याएं हैं वह पूरी करूं और उन पर खरा उतरूं। भारतीय किसान यूनियन मेरी जू की। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी के कारण धाम में दोपहर बाद हेली सेवाओं का संचालन भी ठप रहा। हालांकि बर्फबारी के बावजूद भी केदार के भक्त दर्शनों के लिए लंबी लाइन में लगे रहे। मौसम विभाग ने आज और कल भी धाम में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मौसम लगातार बिगड़ रहा है, बावजूद इसके धाम में व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं। केदारनाथ धाम से लेकर के बेस कैंप तक वर्तमान समय में 8 से 10 हजार के बीच लोगों के लिए रहने और खाने की समुचित व्यवस्था की गई है। देखिए, केदारनाथ धाम में टेंट जीएमवीएन के द्वारा जो लगाए गए उसमें करीबन 3000 लोग अभी विश्राम कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त प्राइवेट लोगों ने भी टेंट लगाए हैं, उसमें भी करीबन 2500 से 3000 लोग विश्राम कर सकते हैं। और जो हमारी होटल, लॉजेज, धर्मशाला आदि जो अन्य चीज़ें हैं उसमें भी 2500 से 3000 लोग रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप केदारनाथ से लेकर बेस कैंप तक की बात करें तो 8 से 10 हजार लोग मैक्सिमम वहाँ पर रह सकते हैं। देहरादून में विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक वन विभाग के मंथन सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण और नालों के अधूरे निर्माण पर नाराजगी जताते हुए सांसद निशंक ने अफसरों पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। वहीं सांसद निशंक ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों को बिजली लाइन तत्काल शिफ्ट करने और लोनिवी को 2 सप्ताह के भीतर सड़क सुधारीकरण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराएं। बैठक होती है, इसमें लगभग 33-34 विभाग होते हैं, सबकी समीक्षा होती है। मुझे खुशी है कि जैसा कि जो पिछली बैठक हमारी हुई थी उसमें वर्तमान में जो हमने पिछली बार समीक्षा की थी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हम इस जिले पर क्षेत्र में एक मॉडल जिला बनाने के लिए बढ़ रहे हैं। NHI भी बहुत अच्छा काम कर रहा है देहरादून में, चाहे वो रिंग रोड का हो और चाहे ओवर फ्लाई ओवर का हो और चाहे मसूरी के अंदर ये जो अंदर वो टनल बनेगी 4.5 किलोमीटर की। रायवाला थाना पुलिस ने 86 ग्राम स्मैक सहित 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया। आरोपियों की पहचान पप्पू श्रीवास्तव और शहनवाज सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। मामले का खुलासा एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने किया और एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं। इस बड़े खुलासे पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 5000 का इनाम देने की घोषणा की है।
रायवाला थाना प्रभारी की टीम ने 2 व्यक्तियों को श्रीवास्तव शहरवासी जो फतेहगंज बरेली के रहने वाले हैं, मैं 46 ग्राम इसमें उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 8.5 लाख के आसपास कीमत बरामद किया। उनको अरेस्ट किया गया है। एक तीसरी महिला है सुनैना मल्होत्रा जो कि हरपुर कला की रहने वाली है। ये बताया जा रहा है कि ये उनको डिलीवरी करने आए थे और अब हम सुनैना मल्होत्रा वाले एंगल को उसको शुरू कर रहे हैं, प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं क्या वास्तव में ये उसको डिलीवरी करने आए थे। इस अच्छे काम पर अरेस्टिंग पर पूरी टीम को 5,000 रुपये के इनाम मेरे तरफ से और एक अच्छी रिकवरी करी है। सुनैना मल्होत्रा आपको बता दूँ कि पहले भी अभी मार्च में 40 ग्राम इसमें के साथ 2 अन्य अभियुक्तों के साथ जेल गई थी। हाल ही में इसका जो है बेल हुआ था। ऋषिकेश में गंगा घाटों पर घूम घूमकर श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस और CIEU की संयुक्त टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने अलग अलग घाटों से श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं मामले का खुलासा मुनि की रेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने किया। इंस्पेक्टर के मुताबिक सभी आरोपी साल 2008 और 2017 में भी ऋषिकेश और मुनि की रेती थाना क्षेत्र में इसी प्रकार की वारदात को अंजाम देने पर जेल की हवा खा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 चाकू, 2 ब्लेड कटर, 3 वायर कटर और 14,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। अभिनेता संजय मिश्रा ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद मां गंगा का दुग्ध अभिषेक किया गया और इस दौरान तुलसी मानस मंदिर के महंत रवि प्रपन्नाचार्य ने अभिनेता संजय मिश्रा का स्वागत किया। संजय मिश्रा ने साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी माता के साथ लक्ष्मण झूला के गंगा घाट पर स्नान किया। उन्होंने कहा कि दम लगा के हईशा फिल्म की शूटिंग के दौरान वो ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में आए थे। तब से अब तक काफी बदलाव ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में देखने को मिला है। पहले एक बहुत पुराना परिचय रहा है, उसके बाद रिश्ता हो गया है मेरा ससुराल है यहाँ ऊपर पिथौरागढ़ दीदी घाट में। ये भूमि हमेशा से मेरे दिल के बड़े करीब रही है, मेरे पिताजी के करीब रही है। और हमेशा क्या होता है, किसी जमीन पर एक शख्स मिल जाता है जो आपको अपना होता है। तो राय साहब, मेरे SK राय साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, तो हमेशा यहाँ मदद करते हैं मेरी। अभी आगामी प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं? कोई उत्तराखंड के लिए आ रहा है प्रोजेक्ट लेके? एक अभी फिल्म की बात हो रही है, अगर स्पेशली उत्तराखंड की बात करें तो वैसे चल जिंदगी मेरी एक फिल्म अभी आ रही है मई में, और कोर्ट आ रही है मई में। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।